नमस्कार साथियों। आज मैं मुंशी प्रेमचंद की एक और नई कहानी कप्तान साहब लेके आई हूँ। जगत सिंह को स्कूल जाना कुनैन खाने या मछली का तेल पीने से कम अप्रिय नहीं था। वह सैलानी आवारा घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और अमरूदों के साथ माली की गालियाँ बड़े शौक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और मल्लाहों की डोंगियों में बैठकर उस पार के देहातों में निकल जाता। गालियाँ खाने में उसे बहुत मजा आता था। गालियाँ खाने का कोई अवसर वह हाथ से न जाने देता। सवार के घोड़ों के पीछे ताली बजाना, एक्कों को पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींचना, बूढ़ों की चाल की नकल करना उसके मनोरंजन के विषय थे। आलसी काम को नहीं करता, लेकिन गलत संगतियों का दास होता है और गलत संगति धन के बिना पूरे नहीं होते। जगत सिंह को जब अवसर मिलता घर से रुपया उड़ा ले जाता। नगद न मिले तो बर्तन और कपड़े उठा ले जाने में भी उसे संकोच नहीं होता था। घर में शीशियाँ और बोतलें थे, वह सब उनके एक एक करके गुदड़ी बाजार पहुंचा दी। पुराने दिनों की कितनी चीज़ें घर में पड़ी थी, लेकिन उसके मारे एक भी नहीं बची। इस कला में ऐसा दक्ष और निपुण था कि उसकी चतुराई पर आश्चर्य होता था। एक बार बाहर ही बाहर केवल कार्निसों के सहारे अपने 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया और ऊपर से ही पीतल की एक बड़ी थाली लेकर उतर आया। घर वालों को इसकी आहट तक नहीं मिली। उसके पिता ठाकुर भक्त सिंह अपने कस्बे के डाक खाने के मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें शहर का डाक खाना बड़ी दौड़ धूप करने पर दिया था, लेकिन भक्त सिंह जिन इरादों से यहाँ आए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। उल्टी हानि हुई कि देहातों में जो भाजी साग, उपले, ईंधन मुफ्त में मिल जाते थे वे यहाँ सब बंद हो गए। यहाँ सबसे पुराना घराव था, न किसी को दबा सकते थे न किसी को सता सकते थे। इस दुर्वस्था में जगत सिंह की लपकियाँ बहुत अखड़ती। उन्होंने कितनी ही बार उसे बड़ी निर्दयता से पीटा। जगत सिंह भीमकाय होने पर भी चुपके से मार खा लिया करता था। अगर वह अपने पिता के हाथ पकड़ लेता तो वह हिल भी नहीं सकते, लेकिन जगत सिंह इतना सीना जोर नहीं था। हाँ, मारपीट, घुड़की, धमकी किसी का भी उस पर असर नहीं होता था। जगत सिंह ज्यों ही घर में कदम रखता चारों ओर काँव 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 मच जाती। माँ दूर दूर करके दौड़ाती, बहनें गालियाँ देने लगती, मानो घर में कोई सांड घुस आया हो। घर वाले उसकी सूरत से जलते थे। इन तिरस्कारों ने उसे निर्लज बना दिया था। कष्टों के ज्ञान से वह जहाँ नींद आती वहीं पड़ा रहता, जो कुछ मिल जाता उसी को खा लेता। जैसे जैसे घर वालों को उसकी चोर कला के गुप्त साधनों का ज्ञान होता जाता था, वो उससे चौकन्ने हो जाते थे। यहाँ तक कि एक बार पूरे महीने भर तक उसकी दाल न गली। चरस वाले के कई रुपए चढ़ गए थे। गांजे वाले ने धुआंधार तकाजे करने शुरू किए। हलवाई कड़वी बातें सुनाने लगा। बेचारे जगत को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दिन रात ताक झांक में रहता, लेकिन घात न मिलती। आखिर एक दिन बिल्ली के भागों छीका टूटा। भक्त सिंह दोपहर को डाक खाने से चले तो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाल ली। कौन जाने कोई हरकारा या डाकिया शरारत कर जाए, लेकिन घर आए तो लिफाफे को अचकन की जेब से निकालने की सुध ही नहीं रही। जगत सिंह तो ताक लगाए हुए ही था। पैसे के लोभ में जेब टटोली तो लिफाफा मिल गया। उस पर कई आने के टिकट लगे थे। वह कई बार टिकट चुरा कर आधे दामों में बेच चुका था। चट से लिफाफा उड़ा दिया। यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट है तो बिल्कुल नहीं छूता, लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला और उसमें से नोट निकल पड़े तो वह बड़े संकट में पड़ गया। वह फटा हुआ लिफाफा गला फाड़ फाड़ कर उसके दुष्कृत्य को धिक्कारने लगा। उसकी दशा उस शिकारी सी हो गई जो चिड़ियों का शिकार करने जाए और अनजाने में किसी आदमी पर निशाना मार दे।
उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख था, लेकिन उसमें भूल का दंड सहने की शक्ति नहीं थी। उसने नोट लिफाफे में रख दिए और बाहर चला गया। गर्मियों के दिन थे। दोपहर को सारा घर सो रहा था, लेकिन जगत की आंखों में नींद नहीं थी। आज उसकी बुरी तरह कुंदी हो गई, इसमें संदेह नहीं था। उसका घर पर रहना ठीक नहीं। 10-5 दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए, तब तक लोगों का क्रोध शांत हो जाता। लेकिन कहीं दूर गए बिना काम न चलेगा। बस्ती में वह कई दिन तक अज्ञातवास नहीं रह सकता। कोई जरूर ही उसका पता देगा और वह पकड़ लिया जाएगा। दूर जाने के लिए कुछ न कुछ खर्च तो पास में होना भी चाहिए। क्यों ना वह लिफाफे में से एक नोट निकाल ले। यह तो मालूम हो ही जाएगा कि उसी ने लिफाफा फाड़ा है। फिर एक नोट निकाल लेने में क्या हानि है। दादा के पास रुपए तो है ही, झक मार के दे देंगे। यह सोचकर उसने 10 रुपए का एक नोट उड़ा लिया। लेकिन उसी समय उसके मन में एक नई कल्पना जागृत हुई। अगर ये सब रुपये लेकर किसी दूसरे शहर में दुकान खोल ले तो बड़ा मजा हो। फिर एक एक पैसे के लिए उसे क्यों किसी की चोरी करनी पड़े। कुछ दिनों में वह बहुत सा रुपया जमा करके घर आएगा तो लोग कितने चकित हो जाएंगे। उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुल 200 रुपये थे। 200 में से दूध की दुकान खूब चल सकती है। आखिर मुरारी की दुकान में 2-4 कढ़ाव और 2-4 पीतल के थालों के सिवा और क्या है। लेकिन कितने ठाठ से रहता है। कई रुपयों का तो चरस उड़ा देता है। एक एक दांव पर 10-10 रुपये रख देता है। नफा न होता तो ठाठ कहाँ से निभाता। इस आनंद कल्पना में वह इतना मग्न हुआ कि उसका मन उसके काबू से बाहर हो गया, जैसे किसी के पांव उखड़ जाए और वह लहरों में बह जाए। उसी दिन शाम को वह बंबई चल दिया। दूसरे ही दिन मुंशी भक्त सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। इधर बंबई के एक बड़े मैदान में बैंड बज रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे। जिस प्रकार हवा बादलों को नए नए रूप में बनाती और बिगाड़ती है, उसी तरह सेना नायक सैनिकों को नए नए रूप में बना और बिगाड़ रहा था। जब कवायद खत्म हुई तो एक छरहरे दिल का युवक नायक के सामने आकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? युवक ने सलाम करके कहा, जगत सिंह। नायक कहते, क्या चाहते हो? जगत सिंह ने कहा, फौज में भर्ती कर लीजिए। फिर नायक कहते हैं, मरने से तो नहीं डरते? जगत सिंह ने कहा, बिल्कुल नहीं, राजपूत हूँ। तो नायक कहते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जगत सिंह ने कहा, इसका भी डर नहीं। नायक ने कहा, अदन जाना पड़ेगा। जगत सिंह ने कहा, खुशी से जाऊंगा। नायक ने देखा बला का हाजिर जवाब, मन चला हिम्मत का धनी जवान है। तुरंत फौज में भर्ती कर लिया गया। तीसरे दिन अदन को रवाना हुआ। लेकिन जैसे जैसे जहाज आगे चलता था, जगत का दिल पीछे रह जाता था। जब तक जमीन का किनारा नजर आता रहा, वह जहाज पर खड़ा नेत्रों से उसे देखता रहा। जब वह भूमि तट जल में विलीन हो गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और मुंह ढांपकर रोने लगा। आज जीवन में पहली बार उसे अपने प्रियजनों की याद आई। वह छोटा सा कस्बा, वह गांजे की दुकान, वह सैर सपाटे, वह मित्रों के जमघट आंखों में फिरने लगे। कौन जाने फिर कभी उनसे भेंट होगी या नहीं। एक बार वह इतना बेचैन हुआ कि जी में आया कि पानी में कूद पड़े। जगत सिंह को अदन में रहते 3 महीने गुजर गए। तरह तरह की नई नई चीज़ों कई दिन तक उसे मुग्ध किए रखा। लेकिन पुराने संस्कार फिर जागृत होने लगे। अब उसे कभी कभी स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो पिता के क्रोध, बहनों के धिक्कार और स्वजनों के तिरस्कार में भी उसकी रक्षा करती थी। उसे वह दिन याद आया जब वह एक बार बीमार पड़ा था। उसके बचने की कोई आशा नहीं थी, पर न तो पिता को उसकी चिंता थी, न बहनों को। केवल माता थी
जो रात की रात उसके सिरहाने बैठी अपनी मधुर स्नेहमयी बातों से उसकी पीड़ा को शांत करती रही थी। वह खुद रोगों से जीर्ण हो रही थी, लेकिन उसकी सेवा में वह अपनी व्यथा को ऐसी भूल गई थी मानो उसे कोई कष्ट ही नहीं। क्या उसे माता के दर्शन होंगे? वह उसी सोच में समुद्र तट में चला जाता और घंटों अनंत जल प्रवाह को देखा करता। कई दिनों से उसे घर पर एक पत्र भेजने की इच्छा हो रही थी, लेकिन लज्जा और ग्लानि के कारण वह टालता जाता था। आखिर एक दिन उससे रहा न गया। उसने पत्र लिखा और अपने अपराधों की क्षमा मांगी। पत्र आदि से अंत तक भक्ति से भरा हुआ था। अंत में उसने इन शब्दों में अपनी माता को आश्वासन दिया था, माता जी, मैंने बड़े बड़े उत्पात किए, आप लोग मुझसे तंग आ गई थी। मैं उन सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से लज्जित हूँ और आपको उस विश्वास दिलाता हूँ कि जीता रहा तो कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। आपको मुझे अपना पुत्र कहने में संकोच नहीं होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूं। यह पत्र लिखकर उसने डाक खाने में छोड़ा और उसी दिन से उसकी उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन एक महीना गुजर गया और कोई जवाब नहीं आया। उसका जी घबराने लगा। जवाब क्यों नहीं आता? कहीं माता तो बीमार नहीं हो गई ना? शायद दादा ने क्रोधवश जवाब न लिखा होगा। कोई और विपत्ति तो नहीं आ पड़ी? कैंप में एक वृक्ष के नीचे कुछ सिपाहियों ने शालिग्राम की एक मूर्ति रख छोड़ी थी। कुछ श्रद्धालु सैनिक रोज उस प्रतिमा पर जल चढ़ाया करते थे। जगत सिंह उनकी हंसी उड़ाया करता था, लेकिन आज वह पागलों की तरह प्रतिमा के नजदीक जाकर बड़ी देर तक सिर झुकाए बैठा रहा। वह इसी ध्यानावस्था में बैठा था कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। यह दफ्तर का सिपाही था और उसने उसके नाम की चिट्ठी लेकर आया। जगत सिंह ने पत्र को हाथ में लिया तो उसकी सारी देह कांप उठी। ईश्वर की स्तुति करके उसने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। तुम्हारे दादा को गबन के अभियोग में 5 साल की सजा हो गई है। तुम्हारी माता इस शोक में मरनासन है। छुट्टी मिले तो घर चले आओ। जगत सिंह ने उसी समय कप्तान के पास जाकर कहा, हुजूर, मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। कप्तान ने कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। जगत सिंह ने कहा, तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। कप्तान कहते हैं, रहना पड़ेगा, तुम लोगों को बहुत जल्द लाभ पर जाना पड़ेगा। जगत सिंह ने कहा, लड़ाई छिड़ गई, तब मैं घर नहीं जाऊंगा। हम लोग कब तक यहाँ से जाएंगे? कप्तान कहते हैं, बहुत जल्द, 2-4 दिनों में। 4 वर्ष बीत गए। कैप्टन जगत सिंह का योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं है। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और भी उत्तेजित हो जाता है। जिस मुहिम में सबकी हिम्मतें जवाब दे देती थी, उसे हल करना उसी का काम था। हल्ले और धावे में वह हमेशा सबसे आगे रहता। उसकी त्योरियों पर कभी मैल नहीं आता। उसके साथ ही वह इतना विनम्र, इतना गंभीर, इतना प्रसन्नचित्त है कि मारे अफसर और माथर उसकी बड़ाई करते हैं। उसका पुनर्जीवन सा हो गया था। उस पर अफसरों को इतना विश्वास हो गया कि अब वे हर विषय में उससे परामर्श करते थे। जिससे पूछिए वही वीर जगत सिंह की वीरगाथा सुना देगा। कैसे उसने जर्मनों की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने कप्तान को मशीन गनों की मार से निकाला, कैसे अपने एक माथर सिपाही को कंधे पर लेकर निकल आया। जान पड़ता है उसे अपने प्राणों का मोह नहीं है, मानो वह काल को खोजता फिरता हो। लेकिन रोज रात के समय जब जगत सिंह को अवकाश मिलता था, वह अपनी छोलदारी में अकेले बैठकर घर वालों को याद कर लिया करता। 2-4 आंसू की बूंदें गिरा देता है। वह हर महीने अपने वेतन का एक बड़ा भाग घर बेच देता है और ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता कि वह अपनी माँ को पत्र नहीं लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पिता की है, जो आज उसी के दुष्कर्मों के कारण कारावास में यातना झेल रहे हैं। हाय, वह कौन सा दिन होगा
जबकि वह उनके चरणों पर सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराएगा और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। 4.25 साल बीत गए। शाम का समय था। नैनी जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई थी। कितने ही कैदियों की मियाद पूरी हो गई। उन्हें लिवा जाने के लिए उनके घर वाले आए हुए थे, लेकिन बूढ़ा भक्त सिंह अपनी अंधेरी कोठी में सिर झुकाए उदास बैठा हुआ था। उसकी कमर झुककर कमान हो गई थी। देह अस्थि पंजर मात्र रह गया है। ऐसा जान पड़ता है किसी चतुर शिल्पी ने एक अकाल पीड़ित मनुष्य की मूर्ति बनाकर वहां रख दी हो। उसकी भी मियाद पूरी हो गई थी, लेकिन उसके घर में कोई नहीं आया। आए कौन? आने वाला था ही कौन? एक बूढ़े किंतु हिष्ट पुष्ट कैदी ने आकर उसका कंधा हिलाया और बोला, कहो भगत, कोई घर से आया? भक्त ने कहा, घर पर है ही कौन? बूढ़ा कैदी कहता है, घर तो चलोगे ही। भक्त सिंह कहते हैं, मेरा घर कहाँ है? बूढ़ा कैदी कहता है, तो क्या यहीं पड़े रहोगे? भक्त सिंह ने कहा, अगर ये लोग निकाल न देंगे तो यहीं पड़ा रहूँगा। आज 4 साल के बाद भक्त सिंह को अपने प्रताड़ित निर्वासित पुत्र की याद आई, जिसके कारण जीवन का सर्वनाश हो गया, आबरू मिट गई, घर बर्बाद हो गया। उसकी स्मृति में असह्य थी, लेकिन आज दुख के अथाह सागर में डूबते हुए उन्होंने उसी तिनके का सहारा लिया। न जाने उस बेचारे की क्या दशा हुई। लाख बुरा है तो भी अपना लड़का है, खानदान की निशानी तो है। मरूंगा तो 4 आंसू तो बहाएगा, 2 चुल्लू पानी दे देगा। हाय, मैंने उसके साथ कभी प्रेम का व्यवहार नहीं किया। जरा भी शरारत करता तो यमदूत की भांति उसकी गर्दन पर सवार हो जाता। एक बार रसोई में बिना पैर धोए चले आने के दंड में मैंने उसे उल्टा लटका दिया था। कितनी बार केवल जोर से बोलने पर मैंने उसे तमाचे लगाए थे। पुत्र सा रत्न पाकर मैंने उसका आदर नहीं किया। उसी का दंड है। जहाँ प्रेम बंधन शिथिल हो, वहाँ परिवार की रक्षा कैसी हो सकती है? सवेरा हुआ, आशा का सूर्य निकला। आज उसकी रश्मियाँ कितनी कोमल और मधुर थी। हवा कितनी सुखद, आकाश कितना मनोहर, पेड़ कितने हरे भरे, पक्षियों का कलरव कितना मीठा। सारी प्रकृति आशा के रंग में रंगी हुई थी, पर भक्त सिंह के लिए चारों ओर अंधकार था। जेल का अफसर आया। कैदी एक पंक्ति में खड़े हुए। अफसर एक एक का नाम लेकर रिहाई का परवाना देने लगा। कैदियों के चेहरे आशा से प्रफुल्लित थे। जिनका नाम आता वह खुशी खुशी अफसर के पास जाता, परवाना लेता, झुककर सलाम करता और अपने विपत्ति काल के संगियों से गले मिलकर बाहर निकल जाता। उसके घर वाले दौड़कर उससे लिपट जाते। कोई पैसा लुटा रहा था, कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, कहीं जेल के कर्मचारियों को इनाम दिया जा रहा था। आज नरक के पुतले विनम्रता के देवता बने हुए थे। अंत में भक्त सिंह का नाम आया। वह सिर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जेलर के पास गए और उदासीन भाव से परवाना लेकर जेल के द्वार की ओर चल पड़े। मानो सामने कोई समुद्र लहरें मार रहा है। द्वार से बाहर निकलकर जमीन पर बैठ गए। कहाँ जाए? तभी उन्होंने एक सैनिक अफसर को घोड़े पर सवार जेल की ओर आते देखा। उसके देह पर खाकी वर्दी थी, सिर पर कारचौबी साफा, अजीब शान से घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पीछे पीछे एक फिटन आ रही थी। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूकें संभाली और लाइन में खड़े होकर सलाम किया। भक्त सिंह ने मन ही मन कहा, एक भाग्यवान वह है जिसके लिए फिटन आ रही है, और मैं एक अभागा हूँ जिसका कहीं ठिकाना नहीं। फौजी अफसर ने इधर उधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भक्त सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। भक्त सिंह ने उसे ध्यान से देखा और तब चौंक कर उठ खड़े हुए और बोले, अरे बेटा जगत सिंह। जगत सिंह रोता हुआ उनके पैरों में गिर पड़ा।